नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सभी साथी आ जाएंगे जल्द से जल्द क्लास में। साथियों, पिछले सेशन में हम लोगों ने एक चैप्टर समाप्त किया है फर्स्ट यूनिट में, जो तीसरा चैप्टर था हमारा, जिसमें ना आपको बताया होगा कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, जिसमें हम लोगों ने महत्वपूर्ण राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत देखे। जैसे देवी उत्पत्ति का सिद्धांत हो, चाहे वो शक्ति का सिद्धांत हो, चाहे वह परिवार का सिद्धांत हो, चाहे वह सामाजिक समझौते का सिद्धांत हो, चाहे वह विकासवादी सिद्धांत हो या वैज्ञानिक सिद्धांत हो। इन सभी जो 5 सिद्धांत मैंने आपको बताए, इन पांचों के पांचों सिद्धांतों पर हमारी बात हुई है। और इन सब में सबसे प्रामाणिक सिद्धांत जो माना जाता है वो विकासवादी सिद्धांत या वैज्ञानिक सिद्धांत, क्रमिक सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत जिसे हम लोग कहते हैं, यही माना जाता है। ठीक है भाई। चलिए साथियों, तो आज चौथा चैप्टर की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, चौथे चैप्टर की, जिसे हम लोग कहेंगे संप्रभुता। तो संप्रभुता, सोवरेंटी जिसे हम लोग बोलते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जब मैं आपको दूसरा चैप्टर पढ़ा रहा था, राज्य का अर्थ, उसके निर्माणक तत्व, तो राज्य के निर्माणक तत्वों में मैंने आपको बताया होगा कि ये जो संप्रभुता होती है, संप्रभुता राज्य के निर्माणक तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। यानी कि 4 तत्व होते हैं राज्य के निर्माण के। पहला होता है जनसंख्या, भूभाग, जनसंख्या, सरकार, ठीक है, और अपना चौथा होता है संप्रभुता। तो ये जो संप्रभुता होती है, संप्रभुता राज्य के चारों तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। यानी कि संप्रभुता के अभाव में हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। यदि चारों तत्वों में 3 तत्व हैं, संप्रभुता नहीं है, तो हम उसे राज्य नहीं कहेंगे। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये जो संप्रभुता होती है, संप्रभुता राज्य के सभी तत्वों में महत्वपूर्ण तत्व होता है और इसके अभाव में हम लोग राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया होगा कि ये जो संप्रभुता होती है, संप्रभुता निर्णय लेने की क्षमता को कहते हैं। निर्णय लेने की क्षमता। और निर्णय कैसे होते हैं? हमारे बाह्य भी हो सकते हैं और निर्णय हमारे आंतरिक भी हो सकते हैं। तो बाह्य और आंतरिक निर्णय लेने की क्षमता को क्या कहते हैं? संप्रभुता कहते हैं। हमारा संप्रभु देश है, संप्रभु राज्य है भारत। क्यों? क्योंकि हमारे पास निर्णय लेने की क्षमता है। हम अपने आंतरिक निर्णय भी ले सकते हैं और हम बाह्य निर्णय भी ले सकते हैं। हम पर किसी का भी कोई दबाव नहीं है। साथ ही ये संप्रभुता ही होती है जो राज्य को अन्य सभी संस्थाओं से अलग करती है। और संप्रभुता के चलते ही राज्य अपनी गृह नीति और बाह्य नीति, इन सभी नीतियों को तय करता है। संप्रभुता को राज्य की सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च इच्छा, सर्वोच्च सत्ता या अंतिम सत्ता, इन सभी नामों से जाना जाता है। इतना आपको समझ में आया होगा। ये मैंने आपको दूसरा जो चैप्टर पढ़ाया था उससे रिकॉल करा मैंने, तो वो आपको बात याद आई होगी। तो जो संप्रभुता होती है, संप्रभुता साथियों आधुनिक काल की देन मानी जाती है। ये जो संप्रभुता है हमारी, ये किसकी देन है? ये आधुनिक काल की देन मानी जाती है। आधुनिक काल की देन, आधुनिक काल की देन मानी जाती है। आधुनिक काल मतलब 16वीं शताब्दी। जब 16वीं शताब्दी में आधुनिक काल का उदय हुआ, यानी आधुनिक काल की जब शुरुआत हुई, जब राष्ट्र राज्य का उदय हुआ, जब राष्ट्र राज्य का उदय हुआ, तभी हमारी संप्रभुता भी अस्तित्व में आई। क्लियर है बात? तो संप्रभुता किसकी देन मानी जाती है? आधुनिक काल की देन संप्रभुता को कहा जाता है। संप्रभुता 2 शब्दों से मिलकर के बना। कौन कौन से? सुपर, एक एनस। संप्रभुता जो शब्द है या सोवरेंटी जो शब्द है, वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो होता है सुपर, दूसरा होता है एनस। सुपर और एनस, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता।
जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता या सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्च शक्ति। तो संप्रभुता दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक तो था सुपर, दूसरा एनएस, सर्वोच्च सत्ता जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति जिसका अर्थ होता है। इस संप्रभुता के जनक के रूप में किसका नाम आता है? तो संप्रभुता की यदि मैं जनक के रूप में बात करूं तो इसके जो जनक की यदि बात करें तो बोंदा का नाम आता है। किसका? बोंदा का इसके जनक के रूप में नाम आता है। बोंदा की एक पुस्तक है 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक। 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक, ये किसकी पुस्तक है? तो बोंदा की पुस्तक है। इनकी एक बुक है, क्या बुक है भैया? 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक। 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक, जो कब लिखी गई? तो 1576 ईस्वी में यह पुस्तक लिखी गई। तो इसके संप्रभुता के जनक कौन है? तो बोंदा है। बोंदा की पुस्तक है 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक। तो बोंदा ने इसी पुस्तक में अपने संप्रभुता संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्लियर है? यहाँ तक समझ गए आप लोग कि भैया इसकी कहाँ से शुरुआत हुई, क्या कहते संप्रभुता कहते किसे हैं। उसके बाद हमने देखा कि भाई संप्रभुता का जो जनक हैं वो कौन कहलाते हैं, इनकी पुस्तक का क्या नाम है, ये सभी बातों पर हमारी चर्चा हुई। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे मैं आपको बताऊं साथियों, जो प्राचीन काल था, प्राचीन काल में अरस्तु ने संप्रभुता के लिए सर्वोच्च शक्ति शब्द का प्रयोग किया। यानी प्राचीन काल में किसने? अरस्तु ने। ध्यान सुनते रहिएगा। अरस्तु ने प्राचीन काल में किसका? सर्वोच्च सत्ता शब्द का प्रयोग किया। सर्वोच्च सत्ता या सर्वोच्च शक्ति शब्द का प्रयोग किया। वहीं आधुनिक काल में किसने? लॉक ने, जॉन लॉक ने सर्वोच्च सत्ता शब्द का प्रयोग किया। वहीं आधुनिक काल में किसने? जॉन लॉक ने सर्वोच्च सत्ता शब्द का प्रयोग किया। मध्यकाल में जो शब्द का प्रयोग किया जाता था वो संप्रभुता के लिए क्षेत्रीय आधिपत्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो मध्यकाल में संप्रभुता के लिए मेरे साथी क्षेत्रीय आधिपत्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। यहाँ तक आप लोग ध्यान रखेंगे, क्षेत्रीय आधिपत्य। संप्रभुता जो होती है, एक तो होती है साथियों आंतरिक संप्रभुता और एक होती है बाह्य संप्रभुता। तो जो आंतरिक संप्रभुता होती है उसके जनक के रूप में यदि नाम आता है तो वो आता है गार्नर का, और जो बाह्य संप्रभुता होती है उसके जनक के रूप में नाम आता है किसका? ग्रोशियस का। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि भाई मैंने आपको बताया कि प्राचीन काल में अरस्तु ने सर्वोच्च सत्ता शब्द का प्रयोग किया और आधुनिक काल में किसने? जॉन लॉक ने सर्वोच्च सत्ता शब्द का प्रयोग किया। वही जो मध्यकाल था, मध्यकाल में साथियों क्षेत्रीय आधिपत्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। किसको? संप्रभुता के लिए। ठीक है। इन तीनों ने, यानी कि सर्वोच्च सत्ता शब्द ने, क्षेत्रीय आधिपत्य शब्द ने, इन तीनों शब्दों ने संप्रभुता के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संप्रभुता के बारे में मैंने आपको बताया कि भैया एक होती है आंतरिक संप्रभुता, क्या ना, एक होती है आंतरिक संप्रभुता, जो कि आंतरिक संप्रभुता जो होती है इसके जनक के रूप में कौन आते हैं भैया? जनक के रूप में जो नाम आता है वो आता है किसका? गार्नर का। किसका नाम आता है मेरे साथी? गार्नर का नाम आता है। वहीं एक होती है बाह्य संप्रभुता। तो जो बाह्य संप्रभुता होती है, बाह्य संप्रभुता जो होती है इसके जनक के रूप में जो नाम आता है
वो किसका दाता है? वो कहलाते हैं ग्रोशियस, वो कहलाते हैं भैया ग्रोशियस। ठीक है, ठीक है जी। तो आंतरिक संप्रभुता के जनक कौन है? गार्नर हैं। बाह्य संप्रभुता के जनक कौन है? ग्रोशियस हैं। यहाँ तक आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई। तो संप्रभुता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन है कि भैया कौन से विचारक संप्रभुता के बारे में क्या कहते हैं। जैसे बोंदा का ही है, पहला बोंदा क्या कहते हैं? बोंदा को जनक कहा जाता है भाई संप्रभुता का। तो बोंदा क्या कहते हैं? बोंदा कहते हैं कि संप्रभुता नागरिक एवं प्रजाजनों पर, संप्रभुता नागरिक एवं प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। यानी कि संप्रभुता के विषय में संप्रभुता को परिभाषित करते हुए बोंदा कहते हैं कि संप्रभुता नागरिक एवं प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है, यानी उनके ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। बोंदा मतलब बंधन, बोंदा मतलब बंधन, ऐसे याद रखेंगे, बात याद रहेगी आपको। वही बोंदा का हो गया। ऑस्टिन है भाई, जो बोंदा ने विचार प्रस्तुत करे, जो बोंदा ने विचार प्रस्तुत करे, उन विचारों को आगे किसने बढ़ाया? तो हॉब्स ने बढ़ाया, हॉब्स ने बढ़ाया। लेकिन आगे चल करके चरम सीमा पर जो पहुंचाने वाले थे वो थे ऑस्टिन। तो ऑस्टिन का भी नाम आता है, ऑस्टिन का भी नाम आता है। तो ऑस्टिन क्या कहते हैं? ऑस्टिन कहते हैं कि संप्रभुता वह होती है जिसकी आज्ञा का पालन सभी स्वभावतः करते हैं। यानी कि संप्रभु वह होता है जिसकी आज्ञा का पालन सभी स्वभावतः करते हैं, लेकिन वह किसी की आज्ञा का पालन का आदि नहीं होता। उसे किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसकी आज्ञा का पालन सभी स्वभावतः करेंगे। ये कौन कहते हैं? तो ये कहते हैं कौन भैया? ये कहते हैं ऑस्टिन। किसके बारे में? संप्रभुता को परिभाषित करते हुए। क्लियर है? वही ब्लोबी कहते हैं कि राज्य की सर्वोच्च इच्छा ही क्या है? संप्रभुता है। राज्य की सर्वोच्च इच्छा ही क्या है? संप्रभुता है। ठीक है। एक है गेटल। गेटल कहते हैं, गेटल का क्या कथन है? गेटल कहते हैं कि विभाजित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है, यानी संप्रभुता में विभाजन नहीं होना चाहिए, अविभाजित होनी चाहिए संप्रभुता। तो गेटल कहते हैं कि संप्रभुता कैसी होनी चाहिए? तो संप्रभुता अविभाजित होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि विभाजित संप्रभुता अपने आप में क्या है? विरोधाभास है, विरोधाभास है। वहीं हॉब्स कहते हैं कि सीमित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। सीमित संप्रभुता, संप्रभुता कैसी होनी चाहिए? असीमित होनी चाहिए। कौन कहते हैं? हॉब्स कहते हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि हॉब्स के क्या विचार हैं। हॉब्स का ही कथन है कि संप्रभुता अदेय, अहस्तांतरणीय एवं कैसी है? निरंकुश है। हॉब्स ही कहते हैं। किसकी आलोचना करते हुए? बोंदा की आलोचना करते हुए। ठीक है, चलिए साथियों आगे बात करें। हॉब्स का हो गया कि सीमित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास। देखिए सीमित संप्रभुता और विभाजित संप्रभुता में आपको कंफ्यूजन होगा ही होगा। गेटल कहते हैं कि विभाजित संप्रभुता, गेट में क्या होता है? जब दो गेट होते हैं, दो गेट किस लिए बनाए जाते हैं? दो गेट इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम दो कमरों का विभाजन कर सकें, दो बिल्डिंग का विभाजन कर सकें, है ना? ये दोनों तरफों में निकल सकें दोनों तरफ से। तो विभाजन करने के लिए दो गेट बनाए जाते हैं भाई। ऐसे गेट से याद रखेंगे विभाजन किसका? संप्रभुता का। यानी कि विभाजित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। जहाँ विभाजन की बात आ जाए वहाँ गेटल हैं, वहाँ सीमित की बात आ जाए वहाँ हॉब्स हैं।
समझे? तो संप्रभुता को निरंकुश बनाना चाहते हैं हॉब्स। आगे आपको पता चलेगी ये बात। तो हॉब्स के बारे में ये बात पता चली आपको। अगले हैं अपने काल्हन। काल्हन, तो काल्हन कहते हैं कि जिस प्रकार अर्ध त्रिभुज और अर्धवृत्त की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आधी तिहाई संप्रभुता की भी कल्पना नहीं की जा सकती। यानी कि जिस प्रकार अर्ध त्रिभुज और अर्धवृत्त, अर्ध त्रिभुज और अर्धवृत्त की जिस प्रकार कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आधी तिहाई संप्रभुता की भी कल्पना नहीं की जा सकती। पूर्ण होनी चाहिए कुल मिला के संप्रभुता। ये कौन कहते हैं? काल्हन कहते हैं। भाई एक है वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन कहते हैं संप्रभुता नैतिक, मौलिक एवं निरंकुश शक्ति है। वुड्रो विल्सन क्या कहते हैं कि संप्रभुता नैतिक, मौलिक एवं निरंकुश शक्ति है जो सदा सक्रिय रहकर कानून बनाती है और उसका पालन करवाती है। ये वुड्रो विल्सन कहते हैं। वुड्रो विल्सन कहते हैं ये वाली बात। वही एक है लीवर। लीवर कहते हैं ये वाला अंदर वाला लीवर ना है, समझ रहे हैं? लेकिन हाँ, याद रखने के लिए आप लोग कर सकते हैं इस बात से। लीवर मतलब अंदर की बात चलेगी, आत्मन की बात चलेगी, अपने निज की बात चलेगी, निज बात की बात चलेगी, आत्मन की बात चलेगी। तो क्या कहते हैं लीवर साहब? ये कहते हैं कि जिस प्रकार निज को नष्ट किए बिना, जिस प्रकार निज को नष्ट किए बिना मतलब अपने निजी स्वार्थ को नष्ट किए बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को और वृक्ष अपने फलने फूलने के स्वभाव को नष्ट नहीं कर सकता, उसी प्रकार संप्रभुता को नष्ट किए बिना राज्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने निज को नष्ट किए बिना, जो उसकी निजी चीज़ें हैं, जो उसकी निजी स्वार्थ है, उसको नष्ट किए बिना अपने आप को नष्ट नहीं कर सकता, वह अपने व्यक्तित्व को नष्ट नहीं कर सकता। दूसरा उन्होंने कहा कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फलने फूलने के, जो उसके फलने फूलने का जो स्वभाव है वह उसको नष्ट नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार जो संप्रभुता है उसको नष्ट किए बिना राज्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। ये कहना चाहते हैं लीवर मतलब अंदर की बात चल रही है भाई साहब। लीवर कहाँ होता है? अंदर होता है। बात क्लियर है? समझ में आ रही है ना यहाँ तक? ठीक है भाई। रूसो कहते हैं कि सार्वजनिक संकल्प ही संप्रभुता है। इस संप्रभुता से संबंधित कुछ कथन है, याद रखेंगे आप लोग, क्या पता आपके पेपर में कौन सा पूछ ले। ठीक है भाई। देखिए कथन आपको जब भी याद होंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है इस सब्जेक्ट को देंगे। जैसे मुझे याद है वैसे ही आप सब लोगों को याद हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो इतना सब कुछ लिख लें पहले, उसके बाद हम लोग बात करेंगे संप्रभुता के लक्षण कौन कौन से हैं। संप्रभुता के लक्षण भी हम लोग देख लेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे संप्रभुता के विविध रूपों के बारे में, जैसे औपचारिक संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता, लौकिक संप्रभुता, है ना, और विधि सम्मत संप्रभुता और तथ्य सम्मत संप्रभुता। ये सभी इनके विभिन्न रूप हैं, इन पर बात करेंगे। उसके बाद संप्रभुता के प्रकार देखेंगे। संप्रभुता के प्रकार कौन कौन से? एक होती है एकलवादी संप्रभुता, एक होती है बहुलवादी संप्रभुता। एकलवादी संप्रभुताओं में जो यदि हम बात करें तो जैसे बोंदा, हॉब्स और ऑस्टिन, और उनमें बहुलवादी संप्रभुता में ग्रियक, मैटलैंड, जीडीएच कोल, मैकफरसन, लॉस्की, मैकाइवर, क्रेब, लिंडसे,
है ना, इन सब लोगों का नाम आता है। ठीक है साथियों, तो चलिए इसके बारे में लिखना स्टार्ट करें भाई, संप्रभुता के बारे में थोड़ा सा। देखिए संप्रभुता के विषय में आप लोग जानते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे आप लोगों ने। इनके जो चैप्टर नंबर 2 था अपना फर्स्ट यूनिट में, राज्य का अर्थ और उसके निर्माणक तत्व, तो निर्माणक तत्वों में मैंने आपको संप्रभुता के बारे में जो बेसिक जानकारी वो बताई होगी। उसके बाद जो एक्स्ट्रा जानकारी वो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है भाई, क्योंकि समय ज़्यादा व्यतीत होता है क्लास में। आप लोग भी कहते होंगे कि भैया क्लास जो गुरुजी लंबी जा रही है, ठीक है। चलिए चलिए वे मेरे साथी, ठीक है, आप लोग लिखें संप्रभुता। संप्रभुता आधुनिक काल की देन मानी जाती है। संप्रभुता आधुनिक काल की देन मानी जाती है, अर्थात राष्ट्र राज्य के उदय के साथ ही, अर्थात राष्ट्र राज्य के उदय के साथ ही संप्रभुता का उदय हुआ। संप्रभुता का उदय हुआ। संप्रभुता का उदय हुआ, ठीक है। आगे लिखें संप्रभुता दो शब्दों से मिलकर बना है। संप्रभुता दो शब्दों से मिलकर बना है। सुपर प्लस एनस, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता या सर्वोच्च शक्ति। सर्वोच्च सत्ता या सर्वोच्च शक्ति, ठीक है। आगे लिखें संप्रभुता के जनक के रूप में बोंदा का नाम आता है। बोंदा का नाम आता है। बोंदा के नीचे लिख लें ब्रैकेट में, इनकी एक बुक है, कौन सी है, 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक। 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक, 1576। इनकी क्या है, ये बुक है, इनकी बुक का नाम है। आगे लिखें प्राचीन काल में अरस्तु ने संप्रभुता के लिए सर्वोच्च सत्ता शब्द का प्रयोग किया। वहीं आधुनिक काल में लॉक ने संप्रभुता के लिए सर्वोच्च सत्ता शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। आगे लिखें नई लाइन से मध्यकाल में संप्रभुता के लिए क्षेत्रीय आधिपत्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। आगे लिखें उपर्युक्त के सभी शब्दों ने संप्रभुता के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संप्रभुता के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है भाई साथी। आगे लिखें एक तरफ लिखें आंतरिक संप्रभुता, जनक डालने गार्नर,
बाह्य संप्रभुता, भाई मैंने आपको बताया संप्रभुता कैसी होती है, आंतरिक होती है बाह्य होती है, तो लिखें आंतरिक संप्रभुता गार्डनर, बाह्य संप्रभुता ग्रोशियस, ग्रोशियस। अब लिखें संप्रभुता से संबंधित महत्वपूर्ण कथन, संप्रभुता से संबंधित महत्वपूर्ण कथन, संप्रभुता से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। तो महत्वपूर्ण कथनों में सबसे पहला आता है बोंदा का। लिखें बोंदा का कथन है, बोंदा का कथन है इन्वर्टेड कोमा में बंद करके लिखें, संप्रभुता नागरिक एवं प्रजाजनों पर, संप्रभुता नागरिक एवं प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है, वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता, इन्वर्टेड कोमा बंद। ठीक है, दूसरा लिखें ऑस्टिन का। लिखें संप्रभु वह होता है, संप्रभु वह होता है जिसकी आज्ञा का पालन सभी स्वभावतः करते हैं, जिसकी आज्ञा का पालन सभी स्वभावतः करते हैं, लेकिन वह किसी की आज्ञा का पालन, लेकिन वह किसी की आज्ञा का पालन, आज्ञा का पालन का आदि नहीं होता, का आदि नहीं होता। मतलब उसकी आज्ञा का पालन सभी करेंगे लेकिन वह किसी की आज्ञा का पालन करें यह संभव नहीं है भाई साहब। ए भैया, ए भाई साहब ध्यान दें, कैसे सोच रहे, ऐसे पढ़ोगे, ऐसे करोगे रे तैयारी, अरे रसगुल्लो। ठीक है, चलिए अगला लिखें बिलोबी। बिलोबी का कथन है, जलेबी नहीं भैया बिलोबी, अगर जलेबी लिख लें, बिलोबी के बारे में लिखें। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा शक्ति है, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा शक्ति है, सर्वोच्च इच्छा शक्ति है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, गेटल के बारे में लिखें, गेटल के बारे में लिखें भाई। गेटल का कथन है, गेटल मतलब, गेट मतलब क्या करेंगे, विभाजन करेंगे, तो लिखें विभाजित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है, विभाजित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है, विभाजित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। ठीक है, एक सेकंड वेट कीजिएगा आप लोग।
चलिए, अब किसका देखना है हम लोगों को? गेटल का हो गया। हॉब्स का लिखें। हॉब्स कहते हैं कि सीमित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। सीमित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है, ये हॉब्स कहते हैं भाई, हॉब्स। अगला लिखें वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन, इनके बारे में लिखें। संप्रभुता नैतिक, मौलिक एवं निरंकुश शक्ति है। संप्रभुता नैतिक, मौलिक एवं निरंकुश शक्ति है जो सदा सक्रिय रहकर कानून का निर्माण करती है। जो सदा सक्रिय रहकर कानून का निर्माण करती है एवं उसका पालन करवाती है। एवं उसका पालन करवाती है। ठीक है, तो वुडरो विल्सन का हो गया। संप्रभुता नैतिक, मौलिक एवं निरंकुश शक्ति है जो सदा सक्रिय रहकर कानून का निर्माण करती है और उसका पालन करवाती है। क्लियर है भाई? अगला है वुडरो विल्सन के बाद काल्हन। काल्हन के बारे में लिखा है कि जिस प्रकार अर्ध त्रिभुज एवं अर्धवृत्त की कल्पना नहीं की जा सकती, जिस प्रकार अर्ध त्रिभुज एवं अर्धवृत्त की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आधी तिहाई संप्रभुता की भी कल्पना नहीं की जा सकती। उसी प्रकार आधी तिहाई संप्रभुता की भी कल्पना नहीं की जा सकती। ये जो साथियों मैं कथन लिखवाता हूँ आप लोगों को, ये प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आए हुए होते हैं और प्रीवियस ईयर का ही रिपीट होता है। आप सभी जानते हैं इस बात को, और ये कथन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे आगे, या उम्मीद होती है मुझे कि हाँ पूछा जा सकता है, इसलिए मैं डालता हूँ। ठीक है, निश्चिंत रहिएगा। देखिए समय लगता है, कोई भी तैयारी है, कोई भी सब्जेक्ट है, समय मांगती है। जिस प्रकार से मुझे ये सब कुछ याद है, आप लोगों के लिए भी होगा, लेकिन आप सभी लोग समय देंगे तब। तो काल्हन का हो गया कि जिस प्रकार अर्ध त्रिभुज एवं अर्धवृत्त की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आधी तिहाई संप्रभुता की भी कल्पना नहीं की जा सकती। वुडरो विल्सन का हो गया संप्रभुता नैतिक, मौलिक एवं निरंकुश शक्ति है जो सदा सक्रिय रहकर कानून बनाती है और उसका पालन करवाती है। ठीक है, अगला लिखो लीवर का। लीवर का कथन है, लिखें जिस प्रकार निज को नष्ट किए बिना, जिस प्रकार निज को नष्ट किए बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को एवं वृक्ष अपने फलने फूलने के स्वभाव को, वृक्ष अपने फलने फूलने के स्वभाव को नष्ट नहीं कर सकता, उसी प्रकार संप्रभुता को नष्ट किए बिना, उसी प्रकार संप्रभुता को नष्ट किए बिना राज्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। ये इतनी जरूरी है भाई साहब। लीवर से बात है रही है भाई साहब, अंदर से बात है रही है जी, समझ रहे हो जी? ए जी,
अब तुम लोग की शादी है जाई तो तुम सुने करोगे सुबह शाम, ए जी सुनना आ रहा है, तो ये सुननी पड़ेगी तुम्हें, हैं? सुनोगे तो सही। अब ए जी सुनना आ रहा है तो सुनो भैया। अब कैसी कैसी सुनने मिले अब वो तो तुम जानो या तुम्हारी बेजान है, तुम्हारी जो होने वाली होंगी वो। ओ भाई देखिए, अब बिजली के तार हैं, सही जुड़ गए तो ठीक है, और अगर गलत जुड़ गए तो भाई फाइल तो होना ही होना है। प्लस माइनस जुड़े तो बढ़िया है, और दोनों प्लस प्लस जुड़ गए तो रोज बर्तन बजेंगे, रोज बर्तन बजने ही बजने हैं भाई साहब, ध्यान रखें इस बात का। इससे अच्छा ये है कि यदि वो प्लस हो तो आप माइनस हो जाएं, वो माइनस हो तो प्लस हो जाए, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात ना है, लेकिन प्लस माइनस का जो कॉन्सेप्ट है वो चलता रहना चाहिए ज़िंदगी में। और देखिए ज़िंदगी है तो भाई ये सब कुछ तो होता ही रहता है, कभी लड़ाई है, कभी झगड़ा है, कभी प्यार है, कभी मोहब्बत है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन ये ना भूलें कि आपका उद्देश्य क्या है। आप अपने उद्देश्य की जो दौड़ है उसमें बखूबी चलते रहें। भूलें ना कि हमें क्या करना है। ज़िंदगी में बहुत रुकावट आती हैं, बहुत रुकावट आती हैं, बहुत समस्याएं आती हैं, लेकिन उन सभी समस्याओं से जूझते हुए आप सभी को उनको चीरते फाड़ते हुए आगे निकलना होता है। ज़िंदगी दुखों का पहाड़ है, और दुखों का एक ही कारण है, इच्छा। बुद्ध ने कहा कि दुखों का एक ही कारण है, इच्छा। यदि जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को बस में कर लेगा तो वह दुखों से मुक्ति पा लेगा। आज हमारी इच्छा है कि हम नौकरी पाएंगे, हम गाड़ी लेंगे, हम ये करेंगे, ये वो होंगे, हमारी एक सुंदर सी बीबी होगी, हेन तेन, मतलब समझते होंगे आप लोग। तो अपने अपने आपके विचार हैं, सोच रहे हैं आप लोग, आपकी इच्छा है, इच्छा जागृत हो रही है भाई। और इच्छा मनुष्य की कम नहीं होती, इच्छा मनुष्य की बढ़ती जाती है। तो जब जब हमारी इच्छाएं कम हो जाएंगी तो हमारी सुख की मात्रा बढ़ जाएगी। हम दुखी इसलिए तो रहते हैं ताकि हमारी इच्छा है। तो बुद्ध ने कहा कि इच्छाओं को कम कर दो, दुख तुम्हारे दूर हो जाएंगे। उसका निवारण भी उन्होंने बताया। तो जब भी तो कहते हैं कि जिसने बुद्ध को पढ़ लिया, जिसने अम्बेडकर को पढ़ लिया, जिसने संविधान पढ़ लिया, उसके बुद्धू होने की संभावना कम हो जाती है, और वह शख्स बोलना सीख जाता है, वह सवाल पूछना सीख जाता है, वह डरता नहीं, वह सवाल पूछना सीख जाता है मेरे साथी। क्योंकि शिक्षा सवाल को पैदा करती है, शिक्षा मेरे साथी सवाल को पैदा करती है। और बात कर रहे हैं अब सवाल की, क्या गुरु जी सवाल कि आजकल को तो पढ़े लिखे बालक ऐसे हैं कि जिसकी हिम्मत अपने गांव के प्रधान से बात करने की ना हो, वह विधायक सांसद की बात करेगा क्या? वो सरकार का विरोध करेगा? जिसकी अपने प्रधान से बात करने की हिम्मत ना हो, वो विधायक सांसद और सरकार का विरोध करेगा? असंभव, हो ही नहीं सकता मेरे साथी। क्योंकि प्लेटो ने कहा है कि बिना कानून की जानकारी के मनुष्य पशु से घातक हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि पढ़ो और संविधान पढ़ो। ये सब्जेक्ट इसलिए हम लोग पढ़ाते हैं, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ कई सालों से, कई वर्षों से, ताकि मैं मुझसे जो भी पढ़े, पेपर तो निकालेगा ही निकालेगा, वो स्वाभाविक है। जब पढ़ता है व्यक्ति, सिलेबस पढ़ता है तो प्रश्न भी आते हैं और सॉल्व भी करता है। लेकिन आपके व्यक्तित्व को किस प्रकार से एक सुंदर बनाना है, एक सुंदर व्यक्तित्व मुझे देना है, आपके सर्वांगीण विकास की ओर मुझे कदम लेकर के चलना। अपना सर्वांगीण विकास मतलब भौतिक, नैतिक और सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार का विकास। जब ये सभी प्रकार का विकास आपके जीवन में होगा तो आप स्वाभाविक सी बात है, आप स्वयं वृद्धि करेंगे। और जब आप की वृद्धि होगी तो राष्ट्र की वृद्धि होगी, क्योंकि राष्ट्र भी आपसे ही है। जो देश है, जो राष्ट्र है,
जो राज्य है वो ईंट पत्थरों से, चट्टानों से नहीं बनता। प्लेटो ने कही ये बात कि राज्य का निर्माण ईंट पत्थर चट्टानों से नहीं होता, बल्कि उस राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। ये कहते हैं कौन? प्लेटो। तो जब आप विकास करेंगे, आप वृद्धि करेंगे, आपकी आय में वृद्धि होगी, तो राष्ट्र की आय में वृद्धि होगी, उस राज्य की आय में वृद्धि होगी। ये बात किसने कही कि जब आपकी आय में वृद्धि हो जाएगी तो राष्ट्र की आय में स्वयं वृद्धि हो जाएगी? ये कहा तो एडम स्मिथ ने। आर्थिक नकारात्मक स्वतंत्रता के, जिन्हें क्या कहा जाता है? समर्थक कहा जाता है। उन्होंने एक सिद्धांत दिया, लेसेस फेयर का सिद्धांत, मैंने आपको पढ़ाया होगा, कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। कहाँ? आर्थिक क्षेत्र में। यानी कि जो राज्य है आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनाएगा। राज्य आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि राज्य किस किस में कर सकता है? राज्य सामाजिक स्थिति में कर सकता है ना, राजनीति में कर सकता है, इन सब में कर सकता है, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये कौन कहते हैं? एडम स्मिथ कहते हैं कि व्यक्ति को, सभी व्यक्तियों को बाजार में खुला छोड़ देना चाहिए। जब सभी अपनी आय में वृद्धि कर लेंगे तो राष्ट्रीय आय में स्वयं वृद्धि हो जाएगी। तो पढ़िए मेरे साथी, बोलना सीख जाता है मनुष्य। कुछ ऐसी सब्जेक्ट हैं जो मानवीय सब्जेक्ट हैं अपनी, ये इनमें मनुष्य को मनुष्य बनाने का काम किया जाता है। आपको आप बनाने का काम करती हैं ये सब्जेक्टें। क्लियर है बात? चलिए, तो ये कथन आपके थे, जिसमें से मैंने आपको बोंदा का बताया, ऑस्टिन का बताया, बिलोवी का बताया, गेटल का बताया, हॉब्स का बताया, कार्ल हन का बताया, वुडरो विल्सन का बताया, लीवर का बताया। तो ये सभी मैंने आपको बातें बताई, महत्वपूर्ण बातें थी। उसके बाद हम लोग टॉपिक डालिए दूसरा, संप्रभुता के लक्षण। संप्रभुता के लक्षण। ध्यान रखें साथियों, कि मेहनत इतनी करनी है कि पेपर भी कहे कि भाई साहब किन के हाथ में दे दिया, समझे? क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस तो आप ये समझ लीजिएगा, यूजीसी तक की मैं आपको निश्चिंत रहिएगा पढ़ा दूंगा, और पेपर में प्रश्न फंसने की भी पूरे चांसेस रहेंगे, और आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। और ज़्यादा मेहनत करी आप लोगों ने तो हो सकता है जेआरएफ भी निकल जाए। उसके लिए मैं एक नया बैच लेकर के आऊँगा, यूजीसी लेवल का ही हम लोग उसमें हैंडल करेंगे, उसमें देखेंगे हम लोग यूजीसी लेवल का ही। और कुछ ही अंतर है, यहाँ 3-4 यूनिट पढ़नी है आपको, वहाँ पर आपको 10 यूनिट पढ़नी होती है यूजीसी में, समझे? तो बस अंतर कुछ नहीं है। ये कोशिश कीजिए साथियों कि हम जल्द से जल्द अपनी सब्जेक्ट पर पकड़ बना जाएं कैसे करके। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमसे का हमारे दादा परदादा से ना होंगे, जो किताब लिख रहा है उससे ना होंगे, कुछ क्वेश्चन तो होते हैं, हर पेपर में होते हैं। 20% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमसे तो कहा भाई साहब, जो उच्च कोटि के व्यक्तित्व हैं, जो उच्च कोटि के व्यक्ति हैं, जो अपने आप को शहंशाह समझते हैं, उनसे भी ना होने के। लेकिन हाँ, हमारी क्षमता के अकॉर्डिंग जो भी है हम उसे करेंगे, छोड़ने का नहीं कुछ भी। जितनी हमारी क्षमता में है, जो हमारी कैपेबिलिटी है जहाँ तक पहुँचने की सिलेबस में, वहाँ हम पूरी कोशिश करेंगे। संप्रभुता के लक्षण। संप्रभुता के लक्षणों में साथियों
हम जानते हैं कि संप्रभुता क्या होती है। संप्रभुता अविभाज्य होती है भाई, अविभाज्यता होती है उसमें। उसमें क्या होती है? अविभाज्यता होती है, अविभाज्यता होती है उसमें, अविभाज्यता होती है, समझे? अद्वैतता होती है, अद्वैतता होती है, अहस्तांतरणीय होती है, हस्तांतरणीय होती है, यानी कि उसको हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, अहस्तांतरणीय होती है, सार्वभौमिकता होती है उसमें, सार्वभौमिकता होती है, सार्वभौमिकता होती है। और क्या होती है भाई? सार्वभौमिकता के बाद निरंकुशता होती है उसमें, निरंकुशता होती है। संप्रभुता कैसी होती है? निरंकुशता होती है उसमें, निरंकुशता होती है, मौलिकता होती है, मौलिकता होती है, पूर्णता होती है, पूर्णता, पूर्णता, पूर्ण होती है, यानी कि पूर्णता। असीमितता होती है, सीमित थोड़ी ना होती है। संप्रभुता सीमित थोड़ी ना होती है, इसलिए कहा असीमितता होती है। संप्रभुता स्थायित्व होती है, स्थायित्व का भी लक्षण होता है। तो ये सभी लक्षण कैसे होते हैं? संप्रभुता के होते हैं। अविभाज्यता, अद्वैतता, मतलब किसी को दी नहीं जा सकती, है ना। अहस्तांतरणीयता, हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, यानी कि इसको अद्वैतता मतलब बांटी नहीं जा सकती दो व्यक्तियों में। सार्वभौमिकता होती है, निरंकुशता होती है, मौलिकता होती है, पूर्णता होती है, असीमितता होती है, स्थायित्व का भी इसमें गुण पाया जाता है। ये सभी इसमें लक्षण पाए जाते हैं संप्रभुता में। यहाँ तक बात क्लियर है भाई? चलिए उतारें जरा इससे बहुत जल्दी। अगला टॉपिक डालें, संप्रभुता के विविध रूप। संप्रभुता के विविध रूप, विविध रूप। तो जो संप्रभुता के विविध रूप हैं उसके विषय हम लोग जानें। जैसा हम लोग देखेंगे इसमें औपचारिक संप्रभुता, एवं वास्तविक संप्रभुता, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे कानूनी संप्रभुता एवं राजनीतिक संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता एवं राजनीतिक संप्रभुता, ठीक है। तीसरा देखेंगे राजनीतिक संप्रभुता एवं लौकिक संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता एवं लौकिक, इसे हम लोग लोकप्रिय, लोकप्रिय मतलब ये जनता में पाई जाती होगी, लौकिक संप्रभुता। इसके जनक कौन है? रूसो के नाम, रूसो का नाम आता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो राजनीतिक संप्रभुता, लौकिक संप्रभुता या लोकप्रिय संप्रभुता,
अगला होता है विधि सम्मत संप्रभुता और तथ्य सम्मत संप्रभुता। विधि सम्मत संप्रभुता, विधि सम्मत संप्रभुता एवं तथ्य सम्मत संप्रभुता। विधि सम्मत संप्रभुता, तथ्य सम्मत संप्रभुता। तो ये क्या होते हैं? ये संप्रभुता के विविध रूप होते हैं, यानी संप्रभुता इन विभिन्न रूपों में पाई जाती है। ठीक है मेरे साथी, यहाँ तक आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्यों जी भैया जी, याद रखेंगे। बात करें औपचारिक संप्रभुता की। ठीक भाई, औपचारिक संप्रभु कौन होता है? औपचारिक संप्रभु वह होता है जिसमें सैद्धांतिक दृष्टि से संपूर्ण सत्ता निवास करती है। ध्यान से सुनते रहिएगा। औपचारिक संप्रभु वह होता है जिसमें सैद्धांतिक दृष्टि से संपूर्ण सत्ता होती है, लेकिन वह संपूर्ण सत्ता का प्रयोग नहीं करता। बल्कि कौन करता है? बल्कि वास्तविक संप्रभु करता है। आगे बताऊंगा। तो औपचारिक संप्रभु वह होता है जिसमें सैद्धांतिक दृष्टि से संपूर्ण सत्ता निहित होती है, लेकिन वह सभी शक्ति का, सभी सत्ता का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि उसे संविधान विवेक का अधिकार नहीं देता। क्योंकि उसे संविधान विवेक का अधिकार नहीं देता। समझे या दोबारा समझाऊं? देखिए, औपचारिक संप्रभु वह होता है जैसे अपने हैं राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति है ना? है, बिल्कुल है। औपचारिक संप्रभु में क्या है? मैंने आपको बताया कि भाई ऐसा संप्रभु जो सैद्धांतिक दृष्टि से संपूर्ण शक्ति उसमें निहित है। भाई सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, तो संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। कार्यपालिका के प्रधान है राष्ट्रपति। कैसा है? औपचारिक प्रधान। तो संपूर्ण शक्ति कैसी है? सैद्धांतिक दृष्टि से उसमें निहित है, लेकिन वह उस शक्ति का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि संविधान उसे विवेक का अधिकार नहीं देता है। इसके उदाहरण कौन कौन है? उदाहरण राष्ट्रपति भारत में, और इंग्लैंड में। इंग्लैंड में क्राउन, यानी कि वहाँ का जो सम्राट है, जो राजा है वहाँ का। ये औपचारिक संप्रभु के क्या है? उदाहरण हैं। वही वास्तविक संप्रभु क्या है? वास्तविक संप्रभुता क्या होती है? वास्तविक संप्रभु वह होता है जो व्यवहारिक रूप से संपूर्ण सत्ता का प्रयोग करता है। जो व्यवहारिक रूप से संपूर्ण सत्ता का प्रयोग करता है, लेकिन औपचारिक संप्रभु के नाम से करता है। तो आप लोग जानते हैं कि भारत में जो भी कार्य होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। होते नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो औपचारिक संप्रभु में आप जो जाने, वास्तविक संप्रभु मैंने आपको बताया कि वास्तविक संप्रभु वह होता है जो व्यवहारिक रूप से सभी सत्ता का प्रयोग करता है, संपूर्ण सत्ता का प्रयोग करता है, लेकिन औपचारिक संप्रभु के नाम से करता है, उसके नाम पर करता है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री है ना, और ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री। ठीक है भाई, याद रखेंगे। तो लिखें भाई इसके बारे में, औपचारिक संप्रभु, वास्तविक संप्रभु के बारे में लिखें बहुत जल्दी। औपचारिक संप्रभुता डाल दें। औपचारिक संप्रभुता, ठीक है। औपचारिक संप्रभु वह होता है जो, औपचारिक संप्रभु वह होता है जिसमें, ऐसे लिखिए, जिसमें सैद्धांतिक दृष्टि से जिसमें सैद्धांतिक दृष्टि से संपूर्ण सत्ता निहित होती है, संपूर्ण सत्ता निहित होती है, लेकिन
लेकिन वह उसका प्रयोग नहीं करता, वह उसका प्रयोग नहीं करता क्योंकि संविधान उसको विवेक का अधिकार नहीं देता है, क्योंकि संविधान उसको विवेक का अधिकार नहीं देता है। ठीक है, लिखें, भारत में राष्ट्रपति एवं ब्रिटेन में सम्राट औपचारिक संप्रभु के उदाहरण हैं। अगला लिखें वास्तविक संप्रभुता। इसमें लिखें भाई, वास्तविक संप्रभुता या वास्तविक संप्रभु वह होता है जो व्यवहारिक दृष्टि से संपूर्ण सत्ता का प्रयोग करता है, जो व्यवहारिक दृष्टि से संपूर्ण सत्ता का प्रयोग करता है, लेकिन औपचारिक संप्रभु के नाम पर करता है, लेकिन औपचारिक संप्रभु के नाम पर करता है। लेकिन औपचारिक संप्रभु के नाम पर करता है। इसमें लिखा आगे, भारत का प्रधानमंत्री और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री वास्तविक संप्रभु के उदाहरण हैं, वास्तविक संप्रभु के उदाहरण हैं। कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता। ठीक है भाई, कानूनी संप्रभुता में क्या है? जो कानूनी संप्रभुता है, कानूनी संप्रभुता और जो राजनीतिक संप्रभुता है, इसमें जो अंतर करने वाले थे, इसमें अंतर किसने करा है? इसमें जो अंतर करने वाले थे वो डाइसी थे। डाइसी कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे डाइसी। और इसका समर्थन किसने किया? यानी कि कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता का भैया एक ना है, वो किसने कहा? अंतर किसने किया? तो डाइसी ने। एक ही बताया, अंतर नहीं किया, लॉस्की। तो कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर किसने किया? इन्होंने क्या किया? अंतर किया इन्होंने, लॉस्की ने। बल्कि इन्होंने क्या किया? समर्थन किया। बल्कि इन्होंने समर्थन किया इस बात का। तो कानूनी संप्रभुता की परिभाषा देते हुए डाइसी क्या कहते हैं? डाइसी कहते हैं कि कानूनी संप्रभुता एक ऐसी संस्था को कहते हैं जो तो सदा सक्रिय रहकर कानून बनाती है और उसका पालन करवाती है। उन्होंने कहा कि कानूनी संप्रभुता तभी तक मान्य होती है जब तक उसे न्यायालय मान्यता देती है। जैसे ही न्यायालय उसकी मान्यता को रद्द करता है, वह कानूनी संप्रभु नहीं रह जाता, वह कानूनी संप्रभु नहीं रह जाता। दोबारा सुनिए, इन्होंने क्या कहा डाइसी ने? कानूनी संप्रभुता को परिभाषित करते हुए डाइसी कहते हैं कि कानूनी संप्रभुता एक ऐसी संस्था को कहते हैं, या कानूनी संप्रभु एक ऐसी संस्था को कहते हैं जो सदा सक्रिय रहकर कानून बनाती है और उसका पालन करवाती है। आगे लिखते हैं कि कानूनी संप्रभुता तभी तक मान्य होती है जब तक न्यायालय उसको मान्यता देती है। जैसे ही न्यायालय उसकी मान्यता को रद्द करता है, वह कानूनी संप्रभु नहीं रह जाता। जैसे भारत में संसद सहित राष्ट्रपति और ब्रिटेन में संसद सहित सम्राट, ये किसके उदाहरण हैं? कानूनी संप्रभु के उदाहरण हैं। लिखें इसमें,
कानूनी संप्रभुता की परिभाषा देते हुए डायसी ने कहा, कानूनी संप्रभुता की परिभाषा देते हुए डायसी ने कहा कि कानूनी संप्रभुता एक ऐसी संस्था को कहते हैं कि कानूनी संप्रभुता एक ऐसी संस्था को कहते हैं जो सदा सक्रिय रहकर कानून बनाती है, जो सदा सक्रिय रहकर कानून बनाती है या कानून का निर्माण करती है और उसका पालन करवाती है और उसका पालन करवाती है। कानूनी संप्रभुता तभी तक मान्य है जब तक न्यायालय उसे मान्यता देती है, जब तक न्यायालय उसे मान्यता दिए हुए है या देती है। जैसे ही न्यायालय उसकी मान्यता को रद्द करता है, जैसे ही न्यायालय उसकी मान्यता को रद्द करता है, वह कानूनी संप्रभु नहीं रह जाता, वह कानूनी संप्रभु नहीं रह जाता। भारत में संसद सहित राष्ट्रपति एवं ब्रिटेन में संसद सहित सम्राट कानूनी संप्रभु के उदाहरण हैं। लिख लेंगे आप लोग। थोड़ा मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो आप लोग वीडियो रोक रोक करके लिख सकते हैं। क्लियर है भाई? चलिए मेरे साथी, अगला बात करें, कानूनी हो गया। राजनीतिक संप्रभुता की बात करें। जो राजनीतिक संप्रभुता होती है, इसका जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। पहली बात तो जो इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ, इंग्लैंड में कब? इसकी जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, गौरवपूर्ण क्रांति 1688, उसके बाद कानूनी जो राजनीतिक संप्रभुता है वो अस्तित्व में आई। कहाँ पर? इंग्लैंड में, गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात। जो राजनीतिक संप्रभुता होती है, राजनीतिक संप्रभुता जनप्रतिनिधियों में, है ना, विभिन्न प्रकार के जुलूसों में, निर्वाचक मंडल में, जनप्रतिनिधियों में, इन सभी में क्या पाई जाती है? राजनीतिक संप्रभुता पाई जाती है। जो राजनीतिक संप्रभुता होती है, मैंने आपको बताया कि जनप्रतिनिधि कहाँ बैठते हैं? संसद में। जनप्रतिनिधि में, संसद में जो कानून का निर्माण करते हैं, कानून को लागू करते हैं, कानून को समाप्त भी कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के कानूनी संप्रभुता की बात अलग थी, जो मैंने डायसी का कथन देकर के आपको बताया। भाई राजनीतिक संप्रभुता के बारे में बात कर रहे हैं कि जो राजनीतिक संप्रभुता है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? राजनीतिक संप्रभुता निर्वाचक मंडलों में, जनप्रतिनिधियों में, विभिन्न प्रकार के जुलूसों में, विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में। राजनीतिक संप्रभुता जो राजनीतिक संप्रभु होता है वो कानून को बनाता भी है, वो कानून को लागू भी करवाता है, वो कानूनों को समाप्त भी कर सकता है। इसलिए गिलक्राइस्ट कहते हैं, इसलिए गिलक्राइस्ट का कथन है, गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राजनीतिक संप्रभुता राज्य में पाए जाने वाले समस्त प्रभावों का योग है। गिलक्राइस्ट कहते हैं इस बात को कि राजनीतिक संप्रभु राज्य में पाए जाने वाले समस्त प्रभावों का योग है। ये कहते हैं राजनीतिक संप्रभुता के विषय में गिलक्राइस्ट लिखे, लिखे राजनीतिक संप्रभुता में। राजनीतिक संप्रभुता का जन्म इंग्लैंड में हुआ। राजनीतिक संप्रभुता का जन्म गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात, ऐसे लिखें, गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में हुआ। राजनीतिक संप्रभुता निर्वाचक मंडलों, जनप्रतिनिधियों एवं विभिन्न प्रकार के जुलूसों तथा संस्थाओं में पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के जुलूसों तथा संस्थाओं में पाई जाती है।
राजनीतिक संप्रभु, कानून का निर्माण, कानून का निर्माण, लागू तथा उसे समाप्त भी कर सकता है, उसे समाप्त भी कर सकता है। लिखें गिलक्राइस्ट का कथन है, गिलक्राइस्ट, 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 गिलक्राइस्ट का कथन है राजनीतिक संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता एक राज्य में पाए जाने वाले, एक राज्य में पाए जाने वाले समस्त प्रभावों का योग है, समस्त प्रभावों का योग है, समस्त प्रभावों का योग है। ठीक है, गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राजनीतिक संप्रभुता एक राज्य में पाए जाने वाले समस्त प्रभावों का योग है। ठीक है भाई, वेट कीजिए आप लोग थोड़ी देर, अभी आता हूं मैं। चलिए साथियों, यहां तक पहुंच गए भाई राजनीतिक संप्रभुता, लौकिक संप्रभुता में। अगला आता है राजनीतिक संप्रभुता एवं लौकिक संप्रभुता या लोकप्रिय संप्रभुता। जो राजनीतिक संप्रभुता है इसके जनक कौन है? राजनीतिक संप्रभुता के जनक लॉक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? लॉक को कहा जाता है। ठीक है, वही लौकिक संप्रभुता जो है, लौकिक संप्रभुता के जनक कौन है? तो रूसो हैं, रूसो, जीन जैक्स रूसो। लौकिक संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता मतलब जनता की जो संप्रभुता है, लोकप्रियता कहाँ होगी? जनता में। तो लौकिक संप्रभुता को क्या कहते हैं? जनता की संप्रभुता भी कहते हैं। तो देखिए, ये जो राजनीतिक संप्रभुता और जो लौकिक संप्रभुता है या लोकप्रिय संप्रभुता जो है, राजनीतिक संप्रभुता के जनक लॉक हो गए, लोकप्रिय संप्रभुता के जनक रूसो हो गए। ठीक है, अब इसके बारे में समझें। देखिए साथियों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में कहां पर? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता और लौकिक संप्रभुता, लौकिक संप्रभुता, इन दोनों में क्या होता है? कोई अंतर नहीं होता। इन दोनों में अंतर नहीं होता, क्योंकि साथियों आप लोग जानते हैं राजनीतिक संप्रभुता कहाँ होती है? राजनीतिक संप्रभुता निर्वाचक मंडल में होती है। निर्वाचक मंडल हो गया आपका, जनप्रतिनिधि हो गए, जनप्रतिनिधि हो गए, जुलूस हो गए। ठीक है, तो निर्वाचक मंडल, जनप्रतिनिधि, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये तो सब जो पाए जाते हैं साथियों, ये राजनीतिक संप्रभुता का उदाहरण है। ये राजनीतिक संप्रभुता इनमें पाई जाती है।
लेकिन निर्वाचक मंडल जो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नहीं पाया जाएगा। जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है कि जो जनता है, जनता स्वयं ही कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेती है। जनता स्वयं सीधे तौर पर शासन में भागीदारी लेती है। जनता स्वयं सीधे तौर पर शासन में भागीदारी करती है। किसमें? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्योंकि हम जानते हैं कि लौकिक संप्रभुता जो है, लौकिक संप्रभुता जनता में पाई जाती है या लोकप्रियता संप्रभुता जनता में है। जब भाई साहब लौकिक संप्रभुता या जनता की जो संप्रभुता है वो डायरेक्ट भाग ले रही है, कहाँ पर? शासन में भाग ले रही है, शासन में भागीदारी कर रही है डायरेक्ट तरीका से, प्रत्यक्ष रूप में, तो भाई जनप्रतिनिधि की तो बात है ही नहीं, कोई जनप्रतिनिधि की तो बात है नहीं। तो यदि मैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करूं तो ये दोनों बात एक ही है, बात एक ही है, क्योंकि यहाँ पर जनता ही प्रतिनिधि है और जनता ही निर्वाचक मंडल है, जनता ही सब कुछ है। कहाँ पर? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। इसलिए राजनीतिक संप्रभुता और लौकिक संप्रभुता में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में कोई अंतर नहीं पाया जाता, कोई अंतर नहीं पाया जाता। लेकिन भाई साहब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर पाया जाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर पाया जाता है क्योंकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे तौर पर शासन में भागीदारी नहीं करती, सीधे तौर पर कानून निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी नहीं लेती, बल्कि जनता अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता भागीदारी लेती है शासन की संचालन में, कानून निर्माण की प्रक्रिया में। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो राजनीतिक संप्रभुता पाई जाती है वो जनप्रतिनिधियों में पाई जाती है, और लौकिक संप्रभुता जो पाई जाती है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में वो जनता में पाई जाती है, जनता में पाई जाती है। इतना बात याद रखेंगे साथियों। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ है। जनप्रतिनिधि निर्वाचक मंडल कुछ नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ जनता ही सब कुछ है, जनता ये है, जनता ही ये है, जनता निर्वाचक मंडल है, जनता ही जनप्रतिनिधि है, जनता ही सब कुछ है भाई साहब। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि आ जाते हैं, क्योंकि जनसंख्या जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो जनता स्वयं भागीदारी नहीं ले सकती। और कौन से हॉल में बिठाओगे भैया 140 करोड़ की जनसंख्या को? कहाँ बिठाओगे? कहाँ कानून निर्माण करवाओगे भी इनसे? ऐसे ऐसे व्यक्ति ईंट मार देंगे फेंक के। तो यहाँ पर जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता होती है। इसलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता जनप्रतिनिधियों में, निर्वाचक मंडल में, और लौकिक संप्रभुता जो लोकप्रिय संप्रभुता है वो जनता में पाई जाती है। ये तरह याद रखेंगे साथियों आप लोग। चलिए लिखें भाई इसके बारे में, लिखें फटाफट। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता एवं लौकिक संप्रभुता में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता एवं लौकिक संप्रभुता में, एवं लौकिक संप्रभुता में प्रत्यक्ष लोकतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता एवं लौकिक संप्रभुता में कोई अंतर नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों ही जनता में पाई जाती हैं, क्योंकि दोनों ही किस में पाई जाती हैं? जनता में पाई जाती हैं। तथा या ऐसे लिखें, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता एवं लौकिक संप्रभुता, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता एवं लौकिक संप्रभुता दोनों में अंतर होता है, दोनों में अंतर होता है। यहाँ राजनीतिक संप्रभुता, यहाँ राजनीतिक संप्रभुता जनप्रतिनिधियों
जनप्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक संप्रभुता, जनप्रतिनिधि एवं लौकिक संप्रभुता जनता में पाई जाती है, एवं लौकिक संप्रभुता या लोकप्रिय संप्रभुता जनता में पाई जाती है, जनता में पाई जाती है। क्लियर है साथियों? ठीक है, चलिए अगली कौन सी आती है? विधिसम्मत संप्रभुता और तथ्य सम्मत संप्रभुता। विधि सम्मत संप्रभुता, तथ्य सम्मत संप्रभुता में कुछ नहीं होता भाई साहब। जो विधि सम्मत संप्रभुता होती है, जो ये वह संप्रभुता होती है जिसे उस देश की कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। जो विधि सम्मत संप्रभुता है, विधि मतलब विधि सम्मत संप्रभुता भाई साहब, विधि मतलब ऐसी संप्रभुता जिसे उस देश की कानूनी मान्यता प्राप्त हो, जो संविधान के अनुसार शासन करे। यानी ऐसा संप्रभु जो जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त हो और वह किसके तहत कार्य करे? संविधान के अनुसार कार्य करे, और उसके आदेशों का, उसके नियमों का सभी स्वाभाविक रूप से क्या करें? माने। स्वाभाविक रूप से उसके सभी नियमों का, सभी आदेशों का पालन करें। क्यों पालन करें? क्योंकि उसे उस देश की कानूनी मान्यता प्राप्त है। दोबारा समझिए, यानी विधि सम्मत संप्रभुता ऐसी संप्रभुता होती है जिसे उस देश की कानूनी मान्यता प्राप्त होती है और वह उस देश के संविधान के अनुसार शासन करता है, उस देश के संविधान के अनुसार शासन करता है। उसके सभी आदेशों का और सभी जो उसके नियम हैं, उन सब का सभी स्वभावतः क्या करते हैं? पालन करते हैं। सभी स्वभावतः पालन करते हैं। क्यों पालन करते हैं? क्योंकि उसे कानूनी मान्यता प्राप्त है भाई। उसे ही कहते हैं हम तथ्य सम्मत संप्रभुता, विधि सम्मत संप्रभुता। जबकि तथ्य सम्मत संप्रभुता क्या होती है? तथ्य सम्मत संप्रभुता वह होती है जो विधि सम्मत संप्रभुता के पीछे होती है। हम लोग देखते हैं ना भाई, कानून को राज है, कानून का ऐसे थोड़ी ना है। आपको जब आप जाते हैं जज साहब के सामने, आपको सबूत दिखाने पड़ते हैं, लेकिन विधि सम्मत संप्रभुता तो है, लेकिन उसके पीछे जो है वो तथ्य सम्मत संप्रभुता है। यानी कि विधि सम्मत संप्रभुता के पीछे तथ्य सम्मत संप्रभुता क्या होती है? विराजमान होती है, स्थित होती है। तो विधि सम्मत संप्रभुता जो होती है उसके पीछे क्या होती है? तथ्य सम्मत संप्रभुता होती है, जो कि युद्ध और क्रांति के समय ही क्या आती है? बाहर आती है, दिखाई देती है। तो युद्ध और क्रांति के समय में क्या दिखाई देती है? तथ्य सम्मत संप्रभुता दिखाई देती है। चलिए तो मैं आपको क्या बता रहा था? तथ्य सम्मत संप्रभुता में बता रहा था कि तथ्य सम्मत संप्रभुता वह संप्रभुता होती है जो विधि सम्मत संप्रभुता के पीछे होती है, जो उसके पीछे कार्य करती है। वह दिखाई नहीं देती, लेकिन कब दिखाई देती है? युद्ध के समय, क्रांति के समय, उस समय दिखाई देती है। जब विधि सम्मत संप्रभुता को हटाकर तथ्य सम्मत संप्रभुता उसका स्थान ले लेती है, तो
वह तब तक मान्य नहीं होती जब तक विधि सम्मत संप्रभुता का वह क्या नहीं कर लेती, उसका स्थान प्राप्त नहीं कर लेती। यानी कि विधि सम्मत संप्रभुता को यदि हटाना है, उसका स्थान लेना है तथ्य सम्मत संप्रभुता को, तो पहले उसके जैसा बनना पड़ेगा। यही बात कहना चाहता है। लिखें फटाफट, विधि सम्मत संप्रभुता में लिखें, तथ्य सम्मत संप्रभुता में डालें हैंडी विधि सम्मत संप्रभुता, एक दो बार रिवीजन करेंगे हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, लिखें विधि सम्मत संप्रभुता में लिखें। विधि सम्मत संप्रभुता वह संप्रभुता होती है, वह संप्रभुता होती है जिसे उस देश की कानूनी मान्यता प्राप्त होती है, जिसे उस देश की कानूनी मान्यता प्राप्त होती है, जिसे उस देश की कानूनी मान्यता प्राप्त होती है, वह संविधान के अनुसार शासन करता है, वह संविधान के अनुसार शासन करता है और उसकी आज्ञा का पालन सभी स्वभावतः करते हैं, उसके आदेशों का पालन सभी स्वभावतः करते हैं, क्योंकि उसे कानूनी मान्यता प्राप्त है, क्योंकि उसे कानूनी मान्यता प्राप्त है। ठीक है साथी, ये इतना लिख लेंगे। उसके बाद तथ्य सम्मत संप्रभुता में लिखें, विधि सम्मत संप्रभुता के पीछे तथ्य सम्मत संप्रभुता होती है, विधि सम्मत संप्रभुता के पीछे तथ्य सम्मत संप्रभुता होती है। सामान्यतः यह दिखाई नहीं देती, सामान्यतः यह दिखाई नहीं देती, लेकिन युद्ध एवं क्रांति के समय यह दिखाई पड़ती है, यह दिखाई पड़ती है। यह दिखाई पड़ती है। जब विधि सम्मत संप्रभुता को हटाकर तथ्य सम्मत संप्रभुता उसका स्थान ले लेती है, लेकिन यह तब तक मान्य नहीं होती जब तक अपने आप को या स्वयं को विधि सम्मत संप्रभुता में ना बदल ले, जब तक स्वयं को विधि सम्मत संप्रभुता में ना बदल ले। तो ये तो था साथियों हमारे संप्रभुता के विषय में, संप्रभुता से महत्वपूर्ण कथन, महत्वपूर्ण बातें और संप्रभुता के विविध रूप, संप्रभुता के लक्षण। संप्रभुता के लक्षण से तो अभी पिछली बार भी प्रश्न पूछा है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है और आप लोग धुआंधार एकदम जवाब देंगे। कल हम लोग बात करेंगे संप्रभुता के प्रकार। एक होती है एकलवादी संप्रभुता, एक होती है बहुलवादी संप्रभुता। एकलवादी संप्रभुता में किस किस का नाम आता है, तो उसमें भाई साहब बोंदा का नाम आता है, हॉब्स का नाम आता है, ऑस्टिन का नाम आता है। वहीं बहुलवादी संप्रभुता में जो नाम आता है वो किस किस का नाम आता है, ग्रियक तथा मैटलैंड का नाम आता है ना, मैकाइवर का नाम आता है, लॉस्की का नाम आता है ना, मिसफालेट का नाम आता है, बार्कर का नाम आता है, GDH कोल का नाम आता है, फिंगिस का नाम आता है ना, क्रेब का नाम आता है, लिंडसे का नाम आता है। ये सभी विचारकों का नाम इसमें आता है, ये समर्थक हैं उसके। और भाई साहब आप कल देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, इतनी देर आप लोग जुड़े रहे क्लास में, जब तक के लिए आप सभी लोग हम सब आभारी हैं आप सभी लोगों के। अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहें और माता पिता के अपने नाम रोशन करें, उनके आँखों में खुशी के आंसू लाएं।
तो चलिए साथियों, जब तक के लिए अगले नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप लोग धन्यवाद। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं बहुत 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 शुक्रिया।